माँ, मैं निकल रहा हूँ और आज मुझे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। आज थोड़ा काम ज्यादा है। सूरज बेटा, तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या? वो आज शांता की बहू की गोद भराई की रस्म थी। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ, मेरे पास तो बस 20 रुपए ही है। ये भी मेरे किराए के ही पैसे हैं। आप इन्हें रख लीजिए। आज मैं पैदल ही काम पर निकल जाऊंगा। सूरज अपनी माँ जमुना को अपनी जेब से 20 रुपए का पुराना नोट निकालकर दे देता है और पैदल पैदल अपने दिहाड़ी के काम पर निकल जाता है। जमुना उन 20 रुपयों का काली मोतियों वाला बच्चे के लिए एक ब्रेसलेट लेती है और गोद भराई की रस्म में शांता की बहू को देते हुए कहती है, जब तेरा बच्चा हो जाएगा ना तो तू उसे अपने हाथों से इसे पहनाना। कहते हैं इसे पहनाने पर बच्चे को किसी की नजर नहीं लगती। अरे ये क्या शांता बहन, ये तुमने किन किन भिखारी को अपनी बहू की गोद भराई की रस्म में बुलाया है? गोद भराई की रस्म में क्या कोई ये नजर का धागा देता है? अब जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना ही तो करेगा ना। मैं तो खुद पछता रही हूँ इन जैसे गरीबों को अपने बहू की गोद भराई की रस्म में बुलाकर। सुनीता और शांता की बात सुन जमुना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने गरीबी की हालातों से मारी जमुना उन्हें क्या ही जवाब दे पाती। जमुना चुपचाप से खड़े होकर उन दोनों के मुंह से अपनी गरीबी का मजाक उड़ता हुआ सुनती है कि तभी अचानक एक शीतल नाम की लड़की सुनीता और शांता के पास आती है। आंटी जी, एक बात बताइए, आपने अपनी बहू को उसकी गोद भराई की रस्म में ऐसा कौन सा तोहफा दे दिया है जो आप उनके दिए हुए तोहफे का मजाक उड़ा रही है? आंटी, नीलम तो आपकी बहू है ना, फिर भी ये गोद भराई का सारा इंतजाम नीलम के घर वालों ने किया है। और सुनीता आंटी, आपने भी तो नीलम के होने वाले बच्चे के लिए बस ये झुनझुना दिया है। अरे तोहफा देने वालों में तोहफे की कीमत नहीं बल्कि उसका प्यार देखा जाता है, समझे आप लोग? शीतल का ऐसा कड़क जवाब सुन शांता और सुनीता का मुंह बन जाता है और वो दोनों वहां से चली जाती है। बिटिया, तुम कौन हो? पहले मैंने तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। मेरा नाम जमुना है और मैं यही पास वाले गांव से आई हूँ। नीलम मेरी बचपन की सहेली थी तो मुझे तो उसकी गोद भराई की रस्म में आना ही था। चलिए अब मैं चलती हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। शीतल की सादगी सुंदरता जमुना को काफी भा जाती है और सबसे जरूरी चीज शीतल के लंबे काले घने बाल। पूरे गांव में किसी के इतने लंबे बाल नहीं थे जितने शीतल के लंबे बाल थे। शीतल के लंबे बाल उसके घुटनों तक आ रहे थे, जिसे देख जमुना काफी खुश होती है। कितनी सुंदर लड़की है, लगता है काफी अच्छे घर से है। इसके बाल भी कितने ज्यादा लंबे और सुंदर है। काश ये मेरे बेटे सूरज से शादी कर ले। जमुना के बेटे सूरज की अब शादी लायक उम्र हो चुकी थी, इसलिए जमुना पंडित जी से बात कर अपने बेटे सूरज के लिए अपने ही जैसे गरीब की लड़कियां देखने लगती है कि तभी जमुना के हाथ शीतल का रिश्ता लगता है। इस लड़की को तो कब से मेरा बहू बनाने का सपना था। मेरी तरफ से तो आप ये रिश्ता पक्का समझिए और जल्द से जल्द मुझे लड़की के माता पिता से मिलवाइए। शीतल भी जमुना की तरह ही एक गरीब परिवार से थी। जमुना शीतल की माँ से मिलकर शीतल और सूरज का रिश्ता तय कर देती है और कुछ समय में गरीब सास की लंबे बाल वाली बहू अपने ससुराल आ जाती है। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू, कहीं तुझे मेरी ही नजर ना लग जाए। बहू, तेरे आने से पहले तो मैं और सूरज इस एक कमरे वाले घर में ही रह लेते थे, लेकिन अब तुम्हें अपनी गृहस्थी बसानी है। आज के बाद तुम और सूरज इस कमरे में सो जाओ और मैं बाहर आंगन में खटिया डालकर सो जाऊंगी। लेकिन माँ जी, आप इस उम्र में आंगन में सोएगी और हम लोग कमरे में? मैं बाहर आंगन में ही तो सो रही हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे उठा देना। चलो अब मैं सोने जा रही हूँ। जमुना बाहर आंगन में खटिया डालकर सो जाती है। वही शीतल और सूरज घर के अंदर सो रहे होते हैं। तभी अचानक आधी रात को शीतल की आंख खुलती है और वो उठ जाती है। शीतल जैसे ही घर का दरवाजा खोलकर आंगन में आती है तो वो देखती है कि आंगन में जिस पेड़ के नीचे उसकी सास सो रही है, उस पेड़ की एक डाली टूटकर जमुना पर गिरने वाली है। हे भगवान, ये डाली तो बहुत बड़ी है, अगर माँ पर गिर गई तो उन्हें काफी चोट आ सकती है। इससे पहले वो डाल जमुना पर गिरती, अचानक शीतल की लंबी चोटी किसी सांप की तरह लड़ते हुए सीधा उस पेड़ के पास जाती है और उस टहनी को जमुना पर गिरने से पहले ही अपनी चोटियों से पकड़ लेती है।
भगवान का शुक्र है कि टहनी माजी पर नहीं गिरी। शीतल अपने लंबे बालों से उस टहनी को दूर कर सकती है और वापस शीतल के बाल पहले की तरह हो जाते हैं और शीतल घर के अंदर जाकर सो जाती है। दरअसल शीतल के काले बाल कोई साधारण बाल नहीं थे, बल्कि वो जादुई बाल थे। शीतल को ये जादुई लंबे बाल उसकी माँ ममता की वजह से मिले थे और ममता को उसकी माँ शारदा की वजह से। शीतल के खानदान को जादुई बालों का वरदान मिला हुआ था। शीतल इन बालों को कभी भी लंबा और छोटा कर सकती थी और इनसे कई तरह के काम भी करवा सकती थी। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, बताइए आपको क्या खाना है? हर किसी लड़की के लिए उसकी पहली रसोई की रस्म बहुत खास होती है, लेकिन बहू, तेरी पहली रसोई की रस्म करने के लिए घर में कुछ भी अच्छा नहीं रखा है। क्या हुआ माँ जी, घर में जो कुछ भी है उससे ही कुछ ना कुछ बना लूंगी। बस थोड़ा सा आटा, चावल और 2 सब्जी रखी है, इसके अलावा घर में और कुछ भी नहीं है। शीतल जैसे ही चूल्हे के पास जाती है तो देखती है कि सच में घर में कुछ भी अच्छा पकाने के लिए सामान नहीं है। अब मैं क्या करूं? पहली रसोई की रस्म में अगर मैं दाल चावल या रोटी सब्जी बना दूंगी तो कैसा लगेगा? माँ जी के पास भी पैसे नहीं हैं और उनके पास भी पैसे नहीं होंगे। अरे शीतल दीदी, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? मैं हूं ना आपके साथ। मैं किस दिन काम आऊंगी? अरे हाँ, मैं तो अपने ये जादुई लंबे बालों को भूल ही गई थी। आज तो मैं इनके इस्तेमाल से अपनी पहली रसोई में इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी ना कि माँ जी और ये तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। शीतल के लंबे बालों में एक सुनहरी रोशनी होती है और देखते ही देखते शीतल की रसोई अलग अलग पकवानों से भर जाती है, जिसे देख शीतल काफी खुश होती है और अब एक एक कर सारे पकवान अपने पति और सास को परोसने लगती है, जिसे देख सूरज और जमुना काफी हैरान होते हैं। अरे बहू, ये इतने सारे पकवान कहाँ से आए? इतने पकवान तो शादी में भी नहीं होते जितने तूने अपनी पहली रसोई में बना दिए। इतना सब कुछ बनाने के लिए तो हमारे घर में कुछ भी नहीं था। तुमने ये सब कैसे बनाया? अरे वो शादी में जो मुझे शगुन के पैसे मिले थे, मैं उन्हीं पैसों से राशन ले आई। अब छोड़िए ना ये सब और जल्दी से खाना खाकर बताइए कि सब कैसा है। न जाने कितने अरसों के बाद सूरज और जमुना ने पेट भरकर इतना अच्छा खाना खाया था। दोनों माँ बेटों की आंखों में खुशी के आंसू झलकने लगते हैं, जिसे देख शीतल कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप दोनों को खाना अच्छा नहीं लगा? कहीं मिर्च मसाले ज्यादा तो नहीं हो गए? नहीं बहू, ऐसा नहीं है। ये सब खाना खाकर तो ऐसा लगता है जैसे मानो साक्षात अन्नपूर्णा ने ही अपने हाथों से खाना तैयार किया हो। हमारी आंखों में ये जो तू आंसू देख रही है ना, ये खुशी के आंसू है। आज तेरी वजह से ना जाने कितने समय के बाद मुझे और मेरे बेटे को भरपेट, वो भी इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। तो तू हमारे लिए देवी से कम नहीं है। शीतल की सास जमुना और पति सूरज उसे काफी ज्यादा प्यार करते थे। शीतल भी एक अच्छी बहू और पत्नी होने के सारे फर्ज निभाती है और अपने जादुई बालों से आए दिन छोटे मोटे जादू किया करती है। आज तो कुछ ज्यादा ही काम कर लिया, मेरे तो कमर ही दुख गई। लेकिन ये झाड़ू पोछा तो अभी भी रह गया। लगता है अब मुझे फिर से अपने जादुई बालों का इस्तेमाल करना ही होगा। शीतल अपने लंबे जादुई बाल का इस्तेमाल करके झटपट झाड़ू और पोछा कर देती है। तभी शीतल के सास जमुना भी मंदिर से घर आ जाती है। अरे शीतल बहू, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं मंदिर गई तो सारा घर कितना बिखरा हुआ था और अब देखो किसी हीरे की तरह घर चमक रहा है, जैसे जादू से इसकी सफाई कर दी गई हो। माँ जी, आप कैसी बात कर रही है? यहाँ भला कोई जादू कैसे हो सकता है? ये सब तो मैंने अपने हाथों से साफ किया है। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। शीतल घर में आई तब से शीतल कुछ ना कुछ जादू किया करती थी। जो काम 2 घंटे से पहले नहीं हो सकता था, वही काम आधे घंटे में हो जाया करता था, जिसे देख जमुना को शक होने लगा था। लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही समय गुजरता है और कुछ महीने बीत जाते हैं। क्या हुआ माँ जी, आप कुछ परेशान लग रही है? बहू, सूरज जिस सेठ के यहाँ पर काम करता था, वो सेठ ने सभी मजदूरों को काम से निकाल दिया है। न जाने कैसे इस घर का खर्चा चलेगा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है।
अपनी सास को इस तरह यूं टेंशन में देख शीतल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अब वो रात में सबके सोने का इंतजार करती है। सबके सोते ही शीतल, मैं जानती हूँ कि मैं अपने लंबे बालों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए ज्यादा नहीं कर सकती, लेकिन घर वालों को सच में इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है। जादुई लंबे बालों की मदद से ढेर सारे सोने के सिक्के मांगती है। देखते ही देखते शीतल के सामने ढेर सारे सोने के सिक्के प्रकट हो जाते हैं, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है कि तभी अचानक से घर की लाइट्स ऑन होती है और शीतल के सामने उसका पति सूरज और सास जमुना खड़ी होती है, जिसे देख शीतल काफी घबरा जाती है। बहू, ये सब क्या है? ये सब तूने कैसे किया? कौन हो तुम? हाँ शीतल, बोलो, कौन हो तुम? कहीं तुम कोई छलावा या कोई चुड़ैल तो नहीं? जमुना और सूरज के पूछने पर शीतल उन्हें अपनी जादुई लंबे बालों की सारी कहानी बता देती है और रोते हुए उनसे कहती है, माँ जी, सूरज जी, मुझे माफ कर दीजिए। अपने जादुई लंबे बालों के बारे में मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं कभी इनका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर किसी को मेरे लंबे बालों के बारे में पता चल जाता तो न जाने कैसा अनर्थ होता। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बात छुपाकर गलती की है, लेकिन मेरी बात पर विश्वास कीजिए, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो बस हम तेरी बात समझ गए। हम तो बस हकीकत जानना चाहते थे, जो हम जान गए। और तू फिक्र मत कर, तेरे इन जादुई बालों का हम कभी भी कोई गलत फायदा नहीं उठाएंगे। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे हमें तो खुश होना चाहिए जो मुझे ऐसी बीवी और माँ को ऐसी बहू मिली। अपने पति और सास की बात सुन शीतल काफी खुश होती है। सोने के सिक्के की वजह से शीतल के ससुराल की गरीबी की हालत हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाती है और अब पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहता है। अरे पूनम, आज तो तू बड़ी जल्दी आ गई कॉलेज से। हाँ माँ, बाकी की क्लासेस कैंसिल हो गई थी